नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। बांग्लादेश में जो हालात अब चल रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान बनता जा रहा है, जहां हिंदू होना भी गुनाह होता जा रहा है। पहले इस्कॉन के संत को जेल में डाला और अब हिंदू मंदिरों पर नए सिरे से हमले शुरू हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश बना पाकिस्तान, मंदिरों पर हमले, भाग रहे हिंदू। ये 3 तस्वीरें बांग्लादेश की हैं, जहां मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये आज का बांग्लादेश है, जहां हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के लिए बांग्लादेश आज पाकिस्तान बन चुका है। जब से 84 साल के मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली है, तब से बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और कट्टरपंथियों ने चुन चुन कर हमले शुरू कर दिए हैं। हिंदू मंदिरों की संस्था इस्कॉन को बांग्लादेश में बैन करने की मांगे हो रही हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जिस बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान की नरसंहार करने वाली फौज से बचाया है, वो बांग्लादेश आज हिंदुओं के खून का प्यासा हो चुका है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हमले होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बांग्लादेश में अब हिंदुओं के मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर नाराजगी तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ताजे हालात को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार बांग्लादेश के कट्टरपंथी और जमातियों के सामने सरेंडर कर चुकी है। अब जो खबरें आ रही हैं वो हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के लिए बेहद खतरनाक मानी जा रही हैं। जिहादियों का तांडव, हिंदू विरोधी बांग्लादेश सरकार। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने हिंदुओं और मंदिरों पर हमले कर रहे हैं। स्थानीय न्यूज पोर्टल bdnews24.com की रिपोर्ट के मुताबिक चटगांव में शुक्रवार यानी 29 नवंबर को जुमे की नमाज के बाद कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के मंदिरों पर जबरदस्त हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक चटगांव के शांतनेश्वरी मातृ मंदिर, शोनी मंदिर और शांतनेश्वरी कालीबाड़ी मंदिर को निशाना बनाया। चटगांव के हरीश चंद्र मुनसेफ लेन में स्थित हिंदू मंदिरों पर हमला शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ। मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि नारेबाजी कर रहे कई 100 लोगों के एक समूह ने मंदिरों पर ईंट पत्थर फेंके, जिससे शोनी मंदिर और अन्य 2 मंदिरों को नुकसान हुआ है। स्थानीय कोतवाली के थाना प्रमुख अब्दुल करीम ने कट्टरपंथी बांग्लादेशियों के हमले की पुष्टि की है। इधर चटगांव में ही इस्कॉन के पूर्व सदस्य और हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी पर देशद्रोह के आरोप के तहत मामला दर्ज करने की मांग हो रही है। हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को 25 नवंबर को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें चटगांव की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। इधर बांग्लादेश के भैरव में इस्कॉन सेंटर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया है। 29 नवंबर को जब श्री आदि पुरुष श्याम दास और रंगनाथ दास ब्रह्मचारी दोनों जेल में बंद चिन्मय कृष्ण प्रभु को प्रसाद देकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इस्कॉन का एक सेंटर है वैरव में, वहां पर दंगाइयों ने घुसकर पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया है। तो इस तरह की खबर हम देख रहे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जितने भी सेंटर्स हैं वहां पर इस्कॉन के करोड़ों भक्त अपने पास के जो भी मंदिर है वहां पर जाकर रविवार 1 दिसंबर को बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। यूनुस सरकार से बांग्लादेश नहीं संभल रहा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। न केवल हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बल्कि हिंदुओं पर अत्याचार भी हो रहे हैं।
इसके बाद भी शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले मोहम्मद यूनुस हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। जिन्होंने खुद शांति की वकालत करके नोबेल पुरस्कार पाया, आज वही यूनुस अपने घर में हिंसा की आग को बुझा नहीं पा रहे हैं। उनकी नाक के नीचे लगातार हिंदुओं पर जुल्म ढाया जा रहा है। भारत में भी जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर भी बांग्लादेश मामले में सख्त कदम उठा रहे हैं। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. तूफान का असर अब सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं बल्कि उत्तर भारत के राज्यों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं तूफान की तबाही में एक विमान भी डगमगा गया है। देखिए जरा। तूफान का असर, हवा में हिचकोले खाती फ्लाइट। फेंगल तूफान, एमपी छत्तीसगढ़ सावधान। समंदर में लहरों का शोर, फेंगल का जोर। दक्षिण भारत में तूफान की एंट्री हुई तो दहशत मच गई। फेंगल नाम के तूफान ने कोहराम मचा रखा है। चेन्नई और आसपास के इलाकों में तूफान के कारण विमान सेवा पर असर पड़ा है। तेज हवाओं के चलते एक विमान रनवे पर सही से लैंड नहीं कर पाया। रनवे पर उतरने की कोशिश करते हुए विमान बार बार हवा में झूलता रहा। हवा इतनी तेज थी कि मुंबई से चेन्नई आ रही फ्लाइट हवा में हिचकोले खाने लगी। विमान लैंड नहीं कर पाया। रनवे पर उतरने की कोशिश करते हुए विमान बार बार हवा में झूलता रहा। हालांकि अंतिम क्षणों में पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को वापस टेक ऑफ कराने का निर्णय लिया और सैकड़ों यात्रियों की जान बचा ली। तूफान की आहट से सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि एमपी और छत्तीसगढ़ में भी खौफ पसरा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु पुडुचेरी के तट पर लैंडफॉल हुआ है, लेकिन असर एमपी और छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में फेंगल तूफान का असर दिखाई पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 2 दिनों तक बारिश हो सकती है। बस्तर और सरगुजा संभाग पर तूफान की वजह से ज्यादा असर पड़ सकता है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जो लोअर लेवल पर है, बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, जिसके कारण से लगभग समूचे छत्तीसगढ़ में निम्न स्तर के बादल छाए हुए हैं। इससे ज़्यादा बारिश तो नहीं होती, लेकिन हल्की बारिश होती है। जबकि बस्तर संभाग में के कुछ जिलों में है, उसमें गरज चमक के साथ में बारिश होने की संभावना है। चक्रवात फेंगल, जो उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी पर स्थित था, अब 65 से 75 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाओं के साथ चक्रवाती तूफान में बदल गया है, जिसके साथ 85 किलोमीटर घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। उधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है। फेंगल तूफान से पुडुचेरी में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश का 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस तूफान का असर पुडुचेरी के तटीय इलाकों में दिखा। भारी बारिश की वजह से कई जगह पानी भी भर गया। पुडुचेरी में भारी बारिश के बाद कमर तक पानी भर गया है। लोगों की जान मुश्किल में है। लोग सुरक्षित जगहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे। अब नाव ही लोगों का सहारा बन गई है। नाव की वजह से ही लोग अब आर पार करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और इस बीच कार्यवाह मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मेरे समर्थक
समर्थन बीजेपी को है और मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी तय करेगी। हमें मिलकर महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करना है। मैं और मेरी पार्टी का पूरा समर्थन बीजेपी को है। दरअसल तबीयत खराब होने पर एकनाथ शिंदे सतारा में अपने गांव चले गए थे। अब उनकी तबीयत में सुधार है, जिसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर बीजेपी को समर्थन की बात एक बार फिर से दोहराई है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं। नक्की झालंय, कशा पद्धतीनं बजेटमध्ये तरतूद केलेली असेल, तेच पैसे दिले गेले असतील, परंतु नक्की त्याच्या पाठीमागची पार्श्वभूमी काय आहे ती दुसरी मंत्रालयातनं समजून घेतल्याशिवाय तो भाजपचा मुख्यमंत्री होईल तोही निर्णय झाला। राहिलेले 2 पक्षाचे 2 उपमुख्यमंत्री होतील हाही निर्णय झाला। होम डिपार्टमेंट का या तो कोई और यूडी का, ये कोई भी डिपार्टमेंट का चयन करने के लिए पहले सीएम का नाम का घोषणा होना जरूरी है। उसके बाद ये सब डिपार्टमेंट के बारे में सविस्तर चर्चा होके उसको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तुरंत फैसला हो जाएगा। होम डिपार्टमेंट हमारे पास रहेगा नहीं रहेगा ये सब आपको मंडे की शाम तक पता चलेगा। अजीत दादा पवार कह रहे हैं कि दिल्ली में हमारी महायुति की बहुत अच्छी बैठक हुई, एक मुख्यमंत्री बनेगा, 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, देर हो रही है लेकिन देरी से घबराइए मत। पर भारतीय जनता पार्टी कुछ तो छुपा रही है। ये हो क्या रहा है? 7 दिन बीत गए और राज्य को एक सरकार नहीं है, राज्य का कोई माई बाप नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट पर चिंता जताई है। उन्होंने मॉडर्न पॉपुलेशन साइंस का हवाला देकर 2 या 3 से अधिक बच्चों की वकालत की है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। मॉडर्न पॉपुलेशन साइंस कहती है कि जब किसी समाज का प्रजनन दर 2.1 से नीचे चला जाता है तो वो धीरे धीरे धरती से गायब हो जाता है। प्रजनन दर का 2.1 से नीचे जाना चिंता का विषय है, इसलिए हमें 2 या 3 से अधिक बच्चे चाहिए। 2.1च्या खाली येतात। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे। ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे। आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना। काशी की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। पर्यटन के लिहाज से भी इसे विकसित करने का काम लगातार चल रहा है। कुछ समय बाद रोपवे से काशी नगरी के दर्शन आसान हो जाएंगे। पहले चरण का काम अगले महीने तक पूरा हो जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। काशी का पूरी तरह कायाकल्प हो चुका है। धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को मजबूती मिली है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज देश दुनिया में भारत और काशी की पहचान है। पर्यटन के लिहाज से भी काशी नगरी को संवारने का काम लगातार जारी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ रोपवे से काशी के दर्शन होंगे। देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे परियोजना का पहला चरण अगले महीने में पूरा कर लिया जाएगा। फरवरी में फाइनल ट्रायल होगा। काशी को आसमान से निहारते हुए कैंट स्टेशन से गदौलिया तक पहुंचा जा सकेगा। हालांकि अभी पहले चरण में कैंट स्टेशन से रथ यात्रा तक रोपवे शुरू होगा। काशी में बन रहा देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का पहला चरण अब
पूरा होने को है और 3 दिसंबर से रोपवे के लिए रोप पुलिंग जो है वो शुरू होगी, यानी कि आम भाषा में कहें तो जो रस्सी है उनको डाला जाएगा, खिंचाई होगी। सबसे खास तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, वो जहां पर जब आप रोपवे पे आएंगे तो आपको ऊंचाई से काशी कैसी नजर आएगी ये है, क्योंकि मैं रोपवे के इस वक्त काशी विद्यापीठ स्टेशन पर हूं। सामने आपको जो इंजीनियर्स दिख रहे हैं ये सभी स्विट्जरलैंड से आए हैं, क्योंकि इसकी रोप पुलिंग अब शुरू होनी है। पहले रोप पुलिंग 12 नवंबर से होनी थी, लेकिन देव दीपावली की वजह से प्रशासन ने इसे टाल दिया था। अब 18 के 18 टावर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं कैमरा पर्सन कहूँगा तस्वीरें दिखाएं थोड़ा ऊंचाई से, किस तरीके से आपको आगे इसके भी टावर दिखाई दे रहा होगा। तो कैंट रेलवे स्टेशन से रथ यात्रा तक 18 टावर इंस्टॉल हो चुके हैं। करीब 2.5 किलोमीटर की ये पूरी रोप पुलिंग होनी है। कैंट, भारत माता मंदिर और रथ यात्रा में रोपवे स्टेशन तैयार हो चुका है। तीनों स्टेशनों पर 14 एलिवेटर लिफ्ट और 13 एस्केलेटर लगाए जाएंगे। 3 टिकट काउंटर और 5 वेंडिंग मशीनें लगाने के लिए स्टेशनों के अंदर जगह भी तय हो गई है। स्टेशन की दीवारों और फर्श पर चुनार का स्टोन लगाया जा रहा है। हर स्टेशन पर बड़े आकार में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का शिखर, त्रिशूल और डमरू लगेगा। मुंबई से आए एक्सपर्ट इसके डिजाइन को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। हर टावर पर 5 तरह का रोप होगा, यानी कि सबसे पहले 1 मिलीमीटर मोटी फाइबर रोप को ड्रोन से पुल करेंगे जो काफी पतली होगी। उसके बाद चूंकि बड़े ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण से भी अनुमति लेनी है, इसलिए NHLML यानी कि नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड छोटे ड्रोन का प्रयोग करेगा। ड्रोन रस्सी को टावर पर मौजूद विशेषज्ञ तक पहुंचाएगा। बारी बारी से 3 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, 26 मिलीमीटर और 52 मिलीमीटर मोटी रस्सी लगाई जाएगी। रोप को नियंत्रित करने के लिए भारत माता मंदिर रोपवे स्टेशन के सामने, यानी कि जहां मैं खड़ा हूं, वहां पर 70 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ये बनाया गया है जो रोप की पुलिंग करेगा। तो ये 70 मीटर प्लेटफॉर्म पर करीब 20 दिन में प्रक्रिया पूरी होगी, जिस हिसाब से माना जा रहा है कि फरवरी में ट्रायल रन हो सकता है। तो अब तस्वीर एक भव्य रोपवे के स्टेशन के रूप में सामने आ गई है। कैंट, काशी विद्यापीठ और रथ यात्रा का जो रोपवे के स्टेशन का काम है वो पूरा हो चुका है। जब पूरा रूट बनकर तैयार हो जाएगा तब यात्रियों को कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया पहुंचने के लिए लगभग 16 मिनट लगेंगे। रोपवे की जमीन से ऊंचाई करीब 45 से 50 मीटर है। तय रूट पर करीब 150 ट्रॉली दौड़ेंगी। ट्रॉली में 10 लोग सफर कर पाएंगे। तमाम जमीनों दिक्कतों के बावजूद पीएम मोदी के विजन और सीएम योगी की सक्रियता से रोपवे का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। वाराणसी से न्यूज 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग बाबा बागेश्वर ने तेज कर दी है। पहले पदयात्रा फिर हिंदू युवा सम्मेलन के जरिए बाबा बागेश्वर ने न सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे को धार दी बल्कि सनातन विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओम क्रांति। बाबा बागेश्वर की पुकार। हम इस केंद्र धरा के बिंदु हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। सनातन की जय जयकार। हिंदू का मतलब पूरी दुनिया के जितने लोग हैं उनको सिखाने के लिए एक जीवन शैली का नाम ही हिंदू है। सब हिंदू भाई भाई। देश को बांग्लादेश होने से बचाना है तो हमें भेदभाव और जात पात से ऊपर उठ करके हिंदुओं को एक हर हाल में होना ही पड़ेगा। बाबा बागेश्वर ने ताकत दिखाई। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर मोर्चा खोल चुके बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार हिंदुत्व के एजेंडे पर हुंकार भर रही हैं। पहले बागेश्वर धाम से ओरछा तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली। सनातनी लोगों के मन हिंदुत्व की ज्वाला जलाई। फिर इंदौर में हिंदू युवा सम्मेलन में हुंकार भरी। हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया।
बाबा बागेश्वर ने साफ तौर पर कह दिया कि साजिश करना छोड़ दो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। के खिलाफ है जो ये नारा देते सर तन से जुदा कर देंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलोगे साहब? खाते तुम भारत का, पानी भारत का, मिट्टी भारत की, हवा भारत की, तुम गाओगे पाकिस्तान का। बड़े गजब के ज्ञानी हो, क्यों नहीं बोलोगे? जिससे भारत मां से प्यार नहीं, उसे इस देश में रहने का अधिकार। रग रग में है हिंदू कार्यक्रम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि हमें 100 करोड़ हिंदुओं में से 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए। साथ ही कहा हमें एआई के बाद HI यानी हिंदू इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस चाहिए, जो हमारी संस्कृति और धर्म की रक्षा कर सके। साल में इस देश में हिंदू एक होगा। हमको 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए, जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचा करके रखें और पुनः स्थापना हिंदुत्व की होवे। यही हमारा उद्देश्य है। AI के बाद HI की जरूरत है भारत में, हिंदू इंटेलिजेंट। हिंदू राष्ट्र के खिलाफ क्रांति छेड़ चुके बाबा बागेश्वर की पदयात्रा से लेकर उनके हिंदू युवा सम्मेलन को भारी समर्थन मिला। हजारों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़े, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इन सब के बीच हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर बाबा बागेश्वर ने 2025 में वृंदावन से दिल्ली तक पदयात्रा निकालने का भी ऐलान किया, जिसके बाद से कुछ कट्टर धर्म के ठेकेदार सकते में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।